फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था उपेंद्र अपनी समस्या का हल ढूंढने जमींदार प्रभात सिंह के घर जा पहुंचा और जाकर बोला, मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूं जमींदार साहब। क्यों मियाँ, अब कौन सी मुसीबत ने आपके दरवाजे खटखटा दिए जो आप ऐसी बुज़दिलों वाली बातें करते हैं? प्रभात सिंह बोले, ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिला मुझे और शायद ना कभी मिलेगा। उपेंद्र बोला, मियाँ, आपकी पहेलियाँ सुलझाने का समय नहीं है हमारे पास, जो कहना है साफ साफ कहिए। प्रभात सिंह बोले, मेरी सारी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो गई। सौतेली माँ, तवायफ बीबी, बच्चियाँ भी दूर हैं। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। ज़िंदगी अब बोझ लगने लगी है। उपेंद्र बोला, अब आगे। मियाँ, लानत का मतलब समझते हो? शर्म की बात। अरे तुम जैसे आदमी को तो फ़क्र होना चाहिए कि उसकी मोतीबाई जैसी बीवी है, जिसने अपने सिर पर पूरी गृहस्थी और बच्चों का बोझ उठा रखा है। और तुम जैसे नकारा आदमी का भी कोई और होती तो ना जाने तुम्हें छोड़कर कब की चली गई होती। फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। बोझ जिंदगी तब हो जाती है जब आपका कोई दिल अजीज आपकी आंखों के सामने लाचार और मजबूर होकर बिस्तर पर लेटकर जीवन से मुक्त होने की कामना करे और आप सिवाय आंसू बहाने के कुछ ना कर पाएं। तब जिंदगी बोझ होती है। और तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? चले आए हमारे पास खुद को कोसने। हमारे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम जिंदा दिल इंसान हैं और हमें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। प्रभात सिंह बोले। जमींदार प्रभात सिंह की बात सुनकर उपेंद्र की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोला, आजकल डेयरी का काम नहीं चल रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई। छोड़ दो काम, बेच दो डेयरी, जो पैसे आए उनसे कोई और धंधा शुरू करो। हमने पहले भी कहा था कि समस्याओं को बढ़ाने से अच्छा है या तो उन्हें ख़त्म करो या उनका समाधान ढूंढो। प्रभात सिंह बोले, शायद आप सही कहते हैं। उपेंद्र बोला, तुम पढ़े लिखे होते तो हम तुम्हें अपना मुनीम बना लेते। अभी कुछ समय किसी के बारे में भी मत सोचो। डेयरी बेचकर कुछ दिन आराम करो, फिर तब हम सोचते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा व्यापार ठीक रहेगा। प्रभात सिंह बोले, हाँ मैं यही करता हूँ, कुछ दिन सुकून से रहता हूँ, बाद में देखूंगा कि क्या करना है। उपेंद्र बोला, अब हमें लगता है कि तुम्हें हमारी बात ठीक तरह से समझ में आ चुकी है। प्रभात सिंह बोले, जी तो मैं चलता हूँ। इस तरह एक बार फिर प्रभात सिंह ने उपेंद्र की समस्याओं का समाधान कर दिया। उपेंद्र ने डेयरी बेच दी और पैसे महुआ को जाकर दे दिए हिफाजत से रखने के लिए। महुआ ने पूछा भी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो वो बोला, मुनाफा नहीं हो रहा था इसलिए डेयरी बेच दी। कुछ दिन आराम से सोचकर बाद में नया काम शुरू करूँगा। महुआ भी कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि आराम से सोच लेना। अब उपेंद्र के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। धीरे धीरे उसकी शराब भी कम हो गई थी। वो फिर से महुआ और प्लास का ख्याल रखने लगा था। महुआ की ज़िंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने कदम रखे। उसकी ज़िंदगी में अब फिर से कुछ कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन अब प्लास को महुआ की आदत हो गई थी, इसलिए उपेंद्र अब उसे ज़्यादा देर संभाल नहीं पाता था। इसलिए महुआ प्लास को फिर से अपने संकोठे पर ले जाने लगी। इसी तरह प्लास 4 साल का होकर 5वीं में लग गया था। अब वो भी अपनी माँ की तरह नाचने की कोशिश करता, अपनी माँ की नकल करता। उसका ये खिलवाड़ अजीजन भाई को खूब भाता और उसे देखकर वो खूब खुश होती। लेकिन ये चेंज महुआ को पसंद नहीं आ रही थी कि उसका बेटा उसके जैसी हरकतें करे। उसने प्लास को भी अपने से दूर करने का मन बना लिया था और इसी सिलसिले में उसने एक दिन प्रभात सिंह को अपने घर बुलवाया। जी कहिए मोहतरमा, हमें कैसे याद किया? प्रभात सिंह ने पूछा। जी जमींदार साहब, प्लास के बारे में कुछ बात करनी है। महुआ बोली। जी कहें। प्रभात सिंह बोले, मैंने सुना है कि बड़े बड़े घरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल जाते हैं। महुआ बोली, हाँ तो जाते तो हैं। प्रभात सिंह बोले, मैं चाहती हूँ कि प्लास भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। अब उसकी स्कूल जाने लायक उम्र हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ को ऐसे नाचते और गाते हुए देखे। महुआ बोली, तो आपने इस विषय पर अपने शोहर से बात कर ली है? प्रभात सिंह ने पूछा। इसलिए तो आपको बुलवाया है।
मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे बात करने की। महुआ बोली, इसका मतलब है कि इस मसले पर मुझे उनसे बात करनी होगी। प्रभात सिंह बोले, जी हाँ, बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जो आपने उन्हें मना लिया। महुआ बोली, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। प्रभात सिंह बोले, बहुत शुक्रिया। महुआ बोली, शुक्रिया कैसा? अगर किसी बच्चे की ज़िंदगी मेरी वजह से संवर जाती है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। प्रभात सिंह बोले। और प्रभात सिंह ने दूसरे दिन उपेंद्र को अपनी हवेली बुलवाकर उससे प्लास की बोर्डिंग स्कूल जाने की बात की। और ये सुनकर उपेंद्र भड़क उठा। फिर बोला, एक एक करके सारे बच्चों को महुआ मुझसे दूर कर देगी। आखिर वो चाहती क्या है? मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ तो हर जगह अपनी मर्जी चलाएगी। मियाँ, आप गलत समझ रहे हैं। प्रभात सिंह बोले, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ और प्लास को मैं कहीं भी भेजने को राजी नहीं हूँ। और इतना कहकर उपेंद्र उसी वक्त प्रभात सिंह के घर से वापस आ गया। पहले तो उपेंद्र ने बाहर खूब शराब पी और घर आकर महुआ से ये कहा, तुम कमाती हो तो जब चाहो मनमानी करोगी। तुमने जमींदार साहब से प्लास को बोर्डिंग स्कूल भेजने को कहा। तुम चाहती क्या हो कि एक एक करके मेरे सारे बच्चे मुझसे दूर चले जाएं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। और उस रात उपेंद्र ने शराब के नशे में महुआ पर हाथ भी उठा दिया। महुआ उस समय तो कुछ ना बोली क्योंकि वो जानती थी कि अभी उपेंद्र नशे में है, उसकी बात वो नहीं समझेगा। और वो चुपचाप मार खाती रही। सुबह हुई और प्लास महुआ के पास आकर मामा चिल्लाने लगा, लेकिन महुआ ने कोई जवाब ना दिया। बहुत देर तक जब महुआ ना उठी तो उपेंद्र ने उसके पास जाकर देखा तो पास में गोलियों की एक शीशी पड़ी थी और उस शीशी की आधी गोलियां ख़त्म थी। शायद वो नींद की गोलियां थी और रात महुआ ने गुस्से में वो गोलियां खा ली थी। उपेंद्र को हालत समझते देर ना लगी और वो फौरन महुआ को डॉक्टर के पास ले भागा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर महुआ को बचा पाया। होश में आते ही महुआ ने उपेंद्र से कहा कि मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हारे बिन क्या करता महुआ? तुमने कुछ भी नहीं सोचा। बच्चों का मुंह तो निहारा होता, इन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाने वाली थी तुम? उपेंद्र ने महुआ से पूछा। मैं अब थक चुकी हूँ जिंदगी से संघर्ष करते करते। जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने केवल संघर्ष ही तो किया है। नहीं जीना चाहती मैं। मेरी गलती क्या थी जो कल रात तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी ना कि मेरा बच्चा अपनी माँ को कोठे पर नाचते हुए ना देखे, इसलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का सोचा। लेकिन तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया। महुआ बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महुआ, मुझे माफ़ कर दो। प्लास को अपने से दूर जाने के ख्याल ने मुझे डरा दिया था। मैं कुछ करता नहीं हूँ तो ये बात भी मुझे खाए जाती है और इन सब का तनाव मैंने तुम्हारे ऊपर निकाला। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जो चाहती हो अब से वही करूँगा मैं, लेकिन मुझसे कभी भी दूर जाने की बात मत करना। उपेंद्र बोला। उपेंद्र की आंखों में आंसू देखकर महुआ भी रो पड़ी और दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछकर माफ़ी मांगी। फिर क्या था, महुआ के ठीक होते ही प्लास को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और इस बार भी इस काम में उपेंद्र की मदद प्रभात सिंह ने की। महुआ की जिंदगी एक बार फिर से ठीक चल पड़ी। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे का ख्याल रखते और दोनों नया व्यापार डालने के विषय में भी सोच रहे थे, लेकिन क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उपेंद्र ने कहा, महुआ, क्यों ना कुछ खेत खरीदें और सब्जियां उगाने का काम शुरू करें। तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है और तुम्हारी अब वो उम्र तो नहीं रही। महुआ बोली। तुम क्या मुझे बूढ़ा समझती हो? उपेंद्र बोला। तुम मुझसे उम्र में बड़े भी तो हो। महुआ बोली। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मजदूर भी लगवा लेंगे। उपेंद्र बोला। ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। महुआ बोली। सोचना क्यों है? कुछ पैसे तो डेयरी के बेचने पर मिले थे और बाकी तुम दे दो। उपेंद्र बोला। मतलब ये कि अच्छी ज़मीन तो मिल जाए फिर फ़ौरन खरीद लेंगे। तुम ज़मीन तो ढूंढो। महुआ बोली। ठीक है, तो मैं आज से ही इस काम पर लग जाता हूँ। उपेंद्र बोला। और कुछ ही दिनों में ज़मीन भी मिल गई, पक्के कागजात भी बन गए और दूसरे दिन ये सौदा होने ही वाला था
कि उस रात महुआ कोठे पर गई। उस दिन उपेंद्र भी गया था उसे छोड़ने। तब महुआ बोली, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, आज पता नहीं मन क्यों खराब सा हो रहा है। मैं बस थोड़ी देर ही गाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उपेंद्र बोला, ठीक है। और उस रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोतीबाई अपनी कोई ठुमरी गा रही थी और बीच बीच कुछ कुछ नाच भी लेती थी। उसकी अदाएं देखकर एक जमींदार ने मोतीबाई का हाथ पकड़ लिया और उसके संग बदतमीजी करनी चाहिए। ये देखकर अजीजन बाई बोल उठी, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? इन सब की हमारे कोठे पर मनाही है, तो कौन सा हम मुफ्त में मांग रहे हैं, इसकी कीमत हम चुकाएंगे। जमींदार बोला, मियाँ ये बदसलूकी है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अजीजन बाई बोली, दौलत के दम पर सब मुमकिन है। बोल मोतीबाई, एक रात की क्या कीमत है? जमींदार ने पूछा। तब तक शोर सुनकर उपेंद्र भी बाहर आ गया था और जमींदार की बात सुनकर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू समझता क्या है खुद को? मैं 20 गांवों का जमींदार हूँ और तेरी हिम्मत कि तू मेरे गिरेबान पर हाथ डाले। ले अब इसकी सज़ा। और इतना कहते कहते उस जमींदार ने अपनी पिस्तौल निकालकर उपेंद्र के पेट में 2-3 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही पहले तो अजीजन बाई के गुंडों ने जमींदार को धर दबोचा और पुलिस बुलाई। उधर उपेंद्र को फौरन ही अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ देर ऑपरेशन चला, लेकिन डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि वे उपेंद्र को वो नहीं बचा सके। ये सुनकर महुआ चीख पड़ी। उधर उस जमींदार को उपेंद्र के खून के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इधर महुआ ने उपेंद्र के जाने के बाद चुप्पी साध ली। उसकी ये हालत अब अजीजन बाई से देखी नहीं जा रही थी। उसने महुआ को बहुत समझाया, लेकिन महुआ अब अपनी सुध बुध बिसरा बैठी थी। ये देखकर एक बार फिर अजीजन बाई को प्रभात सिंह की याद हो आई और उन्हें बुलाकर बोली कि आप ही कुछ कीजिए। ये हंसेगी नहीं, बोलेगी नहीं तो घुट घुट कर मर जाएगी। तब प्रभात सिंह महुआ के पास जाकर बोले, क्या चाहती हो तुम? कि तुम मरकर इस दुनिया से छुटकारा पा जाओगी, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बेटे से लोग भीख मंगवाएं और तुम्हारी बेटियों को भी तुम्हारी तरह कोठा ही नसीब हो, जहां वो अपने जिस्म की नुमाइश करे। ये सुनकर महुआ को कुछ होश आया और उसने जोर का थप्पड़ प्रभात सिंह के गाल पर धर दिया। तब प्रभात सिंह ने अजीजन बाई को पुकारते हुए कहा, लीजिए अजीजन बाई, आपकी मोती बाई ठीक हो गई है, संभालिए इन्हें। अल्लाह कसम गाल लाल कर दिया हमारा। महुआ ये सुनकर कुछ झेप सी गई और बोली, माफ़ कीजिएगा जमींदार साहब, गलती हो गई। अरे हमें तो खुदा ने बनाया ही इसी वास्ते है कि लोगों की उलझने सुलझाते रहें और मार खाते रहें। प्रभात सिंह बोले। तब तक अजीजन बाई भी वहाँ पहुँच गई और बोली, हुजूर ऐसा ना कहें, आप जैसे शख्स दुनिया में विरले ही होते हैं। जब भी हमने आपको मदद के लिए पुकारा, आप आ पहुँचे। आपकी वजह से आज मोतीबाई भी ठीक हो गई। मुझे अब मोतीबाई ना कहो अजीजन बाई, अब मैं ये काम नहीं करूँगी। मैं फिर से महुआ बनना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस काम से घिन आने लगी है। इस काम की वजह से एक एक करके मुझे अपने बच्चों को अलग रखना पड़ा और इसी काम की वजह से मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए अब मुझे ये काम नहीं करना, महुआ बोली। महुआ की बात सुनकर अजीजन बाई बोली, फिर तुम क्या करोगी? यहाँ का घर बेचकर किसी गांव के छोटे से घर में जाकर रहूँगी। वहाँ रहूँगी जहाँ मुझे कोई पहचानता ना हो। महुआ बोली, जब तुमने ये छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बुआ के गांव में जाकर रहो। बुआ तो कब की मर चुकी थी, लेकिन उनकी याद से उसी गांव में मैंने एक घर खरीदा था जहाँ कोई नहीं रहता। सालों से वो घर ऐसे ही पड़ा है। उस घर के ही आसपास मेरे खेत हैं। वहाँ एक कुआं भी है, कुछ इमली और जामुन के पेड़ भी हैं वहाँ। अगर सही सलामत होंगे तो। ये मैंने अपने रहने के लिए बड़े शौक से ख़रीदा था। उस गांव में मेरी बुआ रहा करती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ के मरने के बाद मैं कुछ समय तक उनके पास रही। फिर मेरे पिता दूसरी ब्याह रचा लाए।
और सौतेली माँ ने मुझे चंद पैसों के लिए कोठे पर बेच दिया। मैं घर की अहमियत खूब समझती हूँ, इसलिए तो मैं किसी भी लड़की से जिस्म का धंधा नहीं करवाती। लेकिन अगर मैं वहाँ रहने लगती तो मेरे यहाँ जो अनाथ और मजबूर लड़कियाँ रहती हैं उनका क्या होता। यही सोचकर मैं वहाँ नहीं गई। लेकिन अब तुम वहाँ जाकर रहो। आज से मैं वो घर और ज़मीन तुम्हारे नाम करती हूँ। कल ही उसके पेपर बनवाकर तुम्हें सौंप दूंगी। तुम वहाँ आराम से जाकर रहो। अजीज़न बाई बोली। नहीं अजीज़न बाई, इतना एहसान मत करो मुझ पर, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगी, महुआ बोली। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।